1991 में गवर्नमेंट ने, जब मनमोहन सिंह वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने ये पॉलिसी अडॉप्ट की थी और पॉलिसी के तहत हमने देश की इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए थे। और वो स्टेप्स क्या थे? देखो, फर्स्ट स्टेप्स था रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व इन द प्राइवेट पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 7 to 18 एंड देन 8 to 3। अब वो क्या हो चुकी है? कम हो रही है। मतलब आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? मतलब अब क्या हो रहा है? बहुत ही कम हो रही है। पब्लिक सेक्टर को हम कम कर रहे हैं, मैक्सिमम किसको वेटेज दे रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर को। तो इस पॉलिसी को हम बोलते थे प्राइवेटाइजेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि जिस तरीके से रैपिड ग्रोथ को हमें अचीव करनी है, तो हमें इस ग्रोथ को तभी अचीव कर पाएंगे जब हम इकोनॉमी को, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करेंगे, इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करेंगे। दैट इज वाई अगर आज की डेट में आप देखो तो नंबर ऑफ स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज जहां पे प्राइवेट सेक्टर ज्यादा अच्छी सर्विस दे पा रही है पब्लिक को एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर, राइट। तो पहला स्टेप क्या किया हमने? प्राइवेट इंडस्ट्रीज को बढ़ाया, पब्लिक सेक्टर को कम करते चले गए। दूसरा हमने क्या स्टेप उठाया? देखो, स्ट्रेंथनिंग द एंटरप्राइज थ्रू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। व्हाट इज एमओयू? एमओयू होता है जब किसी दो एंटरप्राइज के बीच में किसी अंडरस्टैंडिंग को लेके एक साइनिंग होती है। जैसे कि यूएस का कोई अगर डेलीगेशन इंडिया आया, तो मैंने क्या बताया? उन दोनों के बीच में डिस्कशन होगा डिफेंस के मैटर को लेकर के। अब डिफेंस के मैटर को लेकर के जो डिस्कशन होगा, उस पे एक मेमोरेंडम साइन होगा ताकि दोनों की कंट्री के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग रिटर्न में हो कि हमने इस डेट पे इंडिया से ये चीज पे डिस्कशन किया और दैट वाज द फाइनल कम्युनिकेशन। तो हमने क्या किया? सेकंड पॉइंट में स्ट्रेंथनिंग एंटरप्राइज, हमने पब्लिक सेक्टर को इंप्रूव कैसे बनाया? हमने एमओयूज बनाए और डिफरेंट क्या किया? पब्लिक सेक्टर से या प्राइवेट सेक्टर से, या जिसको हमें स्ट्रांग लगता था उसके साथ वीकर सेक्शन को हमने क्या किया? एमओयू बना के उसको स्ट्रांग किया। दैट इज द एमओयू। थर्ड क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स। ये क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर ऑफ नॉन स्ट्रेटेजिक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। अब इसमें दो तीन वर्ड्स नए आ गए। व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेस को सेल करना प्राइवेट सेक्टर में। डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं जब कोई पब्लिक सेक्टर लॉस में चल रहा होता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको बंद ना करके क्या करती है? उसको प्राइवेट सेक्टर को दे देती है एक फिक्स अमाउंट में और फिर उसको रन करता है प्राइवेट सेक्टर। तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1991 में डिसाइड किया कि जो सेक्टर लॉस में होंगे, नॉन स्ट्रेटेजिक काम करेंगे, जिनकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है हमारे पास, उसको हम डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे। फोर्थ पॉलिसी वॉज पॉलिसी रिगार्डिंग क्रॉनिकली सिक यूनिट्स, BIFR। ये क्या है? क्रॉनिकली सिक यूनिट्स, इसे हम बोलते हैं वो यूनिट्स जो कंटिन्यूअस लॉस में हैं और उसको सरवाइव करना मुश्किल है। ये किसने बताया सरवाइव करना मुश्किल है? इंडिया में एक बॉडी है जिसका नाम है BIFR। ये क्या है? ये एक बॉडी है जो किसी भी एंटरप्राइज का ये बताती है कि क्या उसका रीस्ट्रक्चरिंग पॉसिबल है, क्या उसके एसेट्स एंड लायबिलिटीज को कम किया जा सकता है, लायबिलिटीज ऑब्लिगेशन को कम किया जा सकता है। अगर नहीं कर सकते तो फिर BIFR बोलेगा कि इसकी हम या तो कोई दूसरे तरीके से सर्वाइवल पॉलिसी करें या फिर इसको हम सेल करें टू प्राइवेट सेक्टर। तो पॉलिसी बनाई गई, ऐसे सिक यूनिट्स की लिस्ट बनाई गई जो लॉस में थे। नेशनल रिन्यूअल फंड्स को क्रिएट किया गया जिसमें हमने ये देखा कि उनको फंड अगर दे सकते हैं जो लॉस मेकिंग है, फंड दिया गया और उस तरीके से हमने उसको क्या किया? इंप्रूव करने की कोशिश करी BIFR की हेल्प को लेकर के। तो दीज ऑल आर द स्टेप दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन एज द पॉलिसी ऑफ 1991। नाउ द मेन एलिमेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी एज फॉलो। जो हमने पढ़ा अभी 1991 की पॉलिसी के अंदर, अब उसकी हम मेन अगर कंसाइज टाइम में देखें तो और भी क्या एलिमेंट निकल के आए। पहला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? रीस्ट्रक्चर एंड रिवाइव पोटेंशियली वायबल PSUs। मैंने अभी आपको बताया जो PSU लॉस में है या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको सेल करेगी प्राइवेट सेक्टर में, नहीं तो क्या करेगी? BIFR जो मैंने बॉडी बताई आपको, उसके थ्रू रिवाइव किया जाएगा। रिवाइव मतलब उसकी लायबिलिटीज को कम किया जाएगा, उसकी ऑब्लिगेशंस को कम किया जाएगा और उसको एक नया जीवन दिया जाएगा ताकि वो बिजनेस शुरू कर सके। उसके बाद दूसरा हमने क्या सोचा? क्लोज डाउन PSU विच कैन नॉट बी सर्वाइव। हाँ,
जिस पीएसयू को सर्वाइव करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है उसको हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या रास्ता बचा, क्लोज द बिजनेस। ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट या पब्लिक एंटरप्राइज हैं जो आज नहीं, जैसे हिंदुस्तान मशील टूल्स लॉस में था, नहीं चल पाया, क्लोज किया गया। देयर आर सो मेनी एंटरप्राइज जो पब्लिक सेक्टर थे वो अब नहीं है, क्लोज कर दिया गवर्नमेंट। थर्ड इज ब्रिंग डाउन गवर्नमेंट इक्विटी इन ऑल नॉन स्ट्रेटेजिक पीएसयू 26% और लोअर इफ नेसेसरी। मतलब जहां जहां गवर्नमेंट के शेयर्स हैं, जहां जहां गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग ज्यादा है, वह हमने क्या करने की कोशिश करी, उसकी परसेंटेज को कम करने की कोशिश करी। 26% से भी कम किया, यानी ज्यादातर किसको दे दिया, प्राइवेट सेक्टर के लोगों को बोला कि आप इसमें इन्वेस्ट करो। एंड द फोर्थ वन इज फुल्ली प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर। जो भी वर्कर पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं उनकी सैलरी होल्ड ना हो, इनकी वेजेस ड्यूज ना हो, उनका फ्यूचर सेफ रहे। दैट इज वाई पीएफ और ईएसआई etc. laws has been made to protect the interest of workers and the employees who are working in PSUs, right? ठीक है, तो ये ओवरऑल हमने क्या पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उनकी क्या मेन एलिमेंट 1991 पॉलिसी के अंडर आए, राइट? आप समझते हैं ज्वाइंट वेंचर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो, ज्वाइंट वेंचर को आप पार्टनरशिप बोल सकते हो, लेकिन पार्टनरशिप यहाँ पे इंडिविजुअल की पार्टनरशिप नहीं है। यहाँ पे जो ज्वाइंट वेंचर है, यहाँ पे दो इंडिविजुअल मिलके काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे दो एंटरप्राइज काम कर रहे हैं। सपोज टू कंपनीज आर वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट, राइट? जैसे कंपनी ए कंपनी बी मिलके किसी एक कंपनी को फॉर्म कर लें। जैसे मैंने जो पिक बना रखी है उसमें क्या है, एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, उन्होंने मिलके क्या काम बना लिया, जेवी कंपनी फॉर्म कर ली, और उन्होंने मैनेजमेंट को, प्रॉब्लम्स को, एसेट्स एंड लायबिलिटी को आपस में क्या कर लिया, शेयर कर लिया। तो ऐसे भी काम होते हैं मार्केट में। जैसे मान लीजिए जो दिल्ली मेट्रो का काम चल रहा है, अब उसमें कई सारी कंपनीज काम कर रही हैं, दे आर ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, बट वो टेम्परेरी उन्होंने क्या ओपन कर लिया, ज्वाइंट वेंचर, और एक प्रोजेक्ट को फिनिश कर रहे हैं एक लिमिटेड टारगेट से। जब वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो दे विल डिसॉल्व दैट ज्वाइंट वेंचर। तो वेंचर मीन्स बिजनेस, ज्वाइंट मीन्स टुगेदर। ऐसे बिजनेस एंटरप्राइज जो एक प्रोजेक्ट को एक टाइम के हिसाब से कर रहे हैं, जैसे हीरो होंडा का ज्वाइंट वेंचर था, बट द गोल दे हैव केम टुगेदर टू फॉर्म अ ज्वाइंट वेंचर, दैट गोल हैज बीन अचीव एंड नाउ दे आर टू सेपरेट एंटिटीज। होंडा का अलग मोटर व्हीकल आता है और हीरो का अलग आता है, पहले उनके पास ज्वाइंट वेंचर था। लेकिन मारुति सुजुकी आज भी ज्वाइंट वेंचर के थ्रू काम कर रहे हैं। मारुति इंडिया की कंपनी है और सुजुकी जापान की कंपनी है। तो दीज आर सम काइंड ऑफ बिजनेसेस जहां पे दो जाइंट बिजनेस, बड़े एंटरप्राइज मिलके एक ज्वाइंट वेंचर फॉर्म करते हैं, जिसमें वो अपने रिसोर्सेज, अपनी कैपिटल, अपनी टेक्नोलॉजी, लैंड, लेबर, ये सब शेयर करते हैं, राइट? अब डाउट ये आना चाहिए कि सर कंपनीज जो हैं ज्वाइंट वेंचर क्यों करती हैं, अगर वो ऑलरेडी बड़ी कंपनी है या अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं। तो इसके कुछ पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स और फीचर्स ऑफ ज्वाइंट वेंचर। हीरो होंडा आखिर एक साथ क्यों आए थे? तो पहला पॉइंट आएगा इंक्रीज रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। जो कैपेसिटी हीरो की है और जो कैपेसिटी होंडा की है, अगर वो मर्ज हो जाती है तो कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, आज की डेट में वोडा और आइडिया क्या हो चुके हैं बताओ, मर्ज हो चुके हैं। उसे ज्वाइंट वेंचर नहीं बोलेंगे, लेकिन दोनों कंपनी आपस में क्या हो गई, मर्ज हो जाएगी। क्योंकि जियो कंपनी के आने से कस्टमर बेस हर कंपनी का क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, सबके कस्टमर कम हो गए। तो आइडिया और वोडाफोन इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग द बिजनेस और लिमिटिंग द बिजनेस, उन्होंने आपस में क्या कर लिया, इसे बोलते हैं मर्ज। दोनों कंपनी मर्ज हो चुकी हैं और दे हैव फॉर्म अ न्यू कंपनी वीआई। आप एड भी देखते होंगे। तो ज्वाइंट वेंचर से क्या होता है, रिसोर्सेज और कैपेसिटी डबल हो जाती है। दैट इज वन ऑफ द फीचर। नेक्स्ट फीचर्स दैट दे हैव इन ज्वाइंट वेंचर इज एक्सेस ऑफ न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अब अगर होंडा इंडिया नहीं आएगा तो उसको इंडिया की मार्केट का पता नहीं चलेगा, और अगर होंडा सेपरेट आता तो उसको इंडिया की मार्केट को रिसर्च करने में टाइम लग जाता। तो दैट इज वाई दैट कंपनी केम इनटू द प्रोसेस ऑफ ज्वाइंट वेंचर एंड हैंडशेक विद द कंपनी ऑफ हीरो। इंडिया में उसने किससे ज्वाइंट वेंचर किया, हीरो से। तो व्हाट इज द सेकंड फीचर, न्यू मार्केट को कैप्चर करने में या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है, कैसे प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना, उसमें आपको हेल्प मिल जाती है। तीसरा, अब हीरो के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब हीरो के पास क्या है, लैंड है, लेबर है, बट टेक्नोलॉजी नहीं है। चाइना और जापान में टेक्नोलॉजी है, तो हीरो को क्या मिल गया, टेक्नोलॉजी मिल गई। किसने दे दी, होंडा ने। अब जैसे दिल्ली मेट्रो है, अब दिल्ली मेट्रो
इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं है, दिस द फॉरेन कॉन्सेप्ट। जापान ने मेट्रो पहले चलाई, फिर बाकी कंट्रीज में फैली। तो हमने ये टेक्नोलॉजी कहाँ से ली? फॉरेन कंट्री से ली। फॉरेन के यहाँ पे मैनेजर्स ने काम किया, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का एडवांटेज हमें मिला। अब टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट मिलेगा तो फोर्थ पॉइंट हमें इनोवेशन मिलेगी। इनोवेशन का मतलब नए नए तरीके, नए नए फंड्स, नए नए आप फॉरेन इन्वेस्टर को भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो। लोग अब आपके कंट्री में पैसा लगाएंगे। नेक्स्ट, अब जो टेक्नोलॉजिकल तरीके से काम करता है, डिजिटल तरीके से काम करता है, जैसे मान लीजिए आजकल ई क्लासेस चल रही हैं, ई क्लासेस, ई एजुकेशन का कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब कहीं ना कहीं ई एजुकेशन में क्या है, बहुत ही कम एक्सपेंडिचर है, आपके एंगल से भी मेरे एंगल से भी। देयर इज नो फेयर एंड कन्वेंसेस, देयर इज नो नीड ऑफ परचेजिंग अ स्पेस एंड हैविंग अ बेंचेस एंड टेबल्स टू कैरी द स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या है, कई सारे एक्सपेंसेस बचते हैं। तो सेम अगर आप ज्वाइंट वेंचर करते हो तो इट में पॉसिबिलिटी दैट योर प्रोडक्शन कॉस्ट गोज डाउन। एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज एस्टैब्लिश ब्रांड नेम। अगर आप दो ब्रांड को कंबाइन करते हो तो योर कंपनी विच केम इनटू जॉइंट वेंचर, उसको ब्रांड नेम का बेनिफिट मिलेगा। अब हीरो को भी लोग जानते हैं, होंडा को भी जानते हैं, दे केम टुगेदर, दे कैन इंक्रीज देयर पोटेंशियल एंड दे कैन यूज द नेम ऑफ ब्रांड नेम। अगर मैं बोलूं मैं आकाश में पढ़ाता हूं, IIT आकाश, तो क्या है, मैंने आकाश का यूज किया। अब मुझे आप नहीं जानते थे, बट आकाश के थ्रू आप मेरे पास पढ़ रहे हो, तो व्हाट आई गेन इज ब्रांड नेम, द नेम ब्रांड विच वी यूज, we gain our customers also, right? So these are the benefits or features of having a joint venture business. What is the concept now? PPP. What is PPP? Public private partnership. अब देखो, दो लोग, अभी मैंने क्या पढ़ा है, जॉइंट वेंचर, उसी के जैसा यहाँ पे एक नया बिजनेस फॉर्मेशन आ रहा है कि क्यों ना हम पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को मिला के एक सेगमेंट करें। समझ रहे हो? पब्लिक सेक्टर की अपनी एडवांटेज है, वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर। प्राइवेट सेक्टर के अपने एडवांटेज है, वी हैव स्टडीड इन चैप्टर नंबर 2, जहां पे पार्टनरशिप, इंडिविजुअल, कंपनी। तो क्यों ना कुछ ऐसे बिजनेस ओपन करे जाएं जहां पे पब्लिक और प्राइवेट, जैसे अगर आप एम्स जाएंगे, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, तो वहां पे आप देखेंगे जो फैसिलिटीज आपको एम्स देगा वो शायद अदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ना दे पाए। लेकिन पता होना चाहिए आपको, एम्स को हम सेमी गवर्नमेंट बोलते हैं, मतलब कहीं ना कहीं कुछ उसके फंक्शन प्राइवेट सेक्टर सर्व कर रहा है और कुछ सर्विसेज वहां पे पब्लिक यानी गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है। तो दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ PPP, यानी सर्विसेज जब पब्लिक से जुड़ी हो, सर्विसेज जब बेसिक नेसेसरी से जुड़ी हो, सर्विसेज जिससे पब्लिक का मोस्टली बेनिफिट जुड़ा हुआ हो, तब हम क्या करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू बिजनेस को रन करते हैं। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। देखो, a private partnership means an enterprise in which a project or service is financed and operated through a partnership of government and private enterprise. PPP is the long-term partnership between public and private sector. A typical PPP example would be a hospital building financed and constructed by a private developer and then leased to a hospital authority. मतलब डेवलप किसने किया इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अलग एंटिटी ने, इट में बी ए प्राइवेट, और उसको रन कौन कर रहा है, पब्लिक अंडरटेकिंग। या इट में रिवर्स, डेवलप किया पब्लिक ने, पब्लिक एंटरप्राइज ने, और रन कौन कर रहा है, प्राइवेट। तो रेवेन्यू कहीं ना कहीं शेयर होगा। तो दीज आर सम ऑफ द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, राइट।